स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 16 दिसंबर 2025। रोज की तरह करंट अफेयर्स विद स्ट्रेटेजी के साथ में स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में लिस्ट को एनालाइज किया जाएगा, उसके बेस्ड पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होंगे। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स हर एग्जाम पर ट्रेंड बना हुआ है, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम या यूपीएससी या कोई रेलवे का एग्जाम देते हैं आप, उसमें सब करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे ट्रेंड इसका बढ़ रहा है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स पढ़ने से हमें सारी नॉलेज मिलती है और प्लस इसके साथ में स्टैटिक जीके होते हैं, उसको भी मजबूत किया जाता है। तो बने रहिए एंड तक इस क्लास में और देखते रहिए आज का करंट अफेयर्स का शो। और स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स को, ठीक है। स्टैटिक जीके के साथ में आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला टॉपिक है एमआरएफ टायर्स ने 2025 एफईए यूरोपीय रैली चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यानी जो एमआरएफ है ना, जो टायर्स, उसने 2025 में एफईए यूरोपीय रैली चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। आगे बात करें इसके बारे में, 2025 एफआईए यूरोपीय रैली चैंपियनशिप इसका प्रतियोगिता है और यह ईआरसी खिताब जीतने वाला पहला भारतीय टायर निर्माता है। कौन है? भारतीय पहले टायर निर्माता है जो कौन है? एमआरएफ, जो भारतीय इंजीनियरिंग और मोटर स्पोर्ट्स उद्योग के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह जीत एमआरएफ के उत्पादों के विश्व स्तरीय गुणवत्ता, टिकाऊपन, उच्च प्रदर्शन क्षमताओं को साबित करती है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें कुछ, इसके लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। ईआरसी में विभिन्न प्रकार की सतह होती हैं। ईआरसी में विभिन्न प्रकार की सतह होती हैं, जैसे डामर, बजरी, बर्फ, जिसके लिए बहुमुखी वसा टायर, उच्च प्रदर्शन वाले टायर आवश्यक हैं। रिसर्च और विकास के लिए एमआरएफ ने यूरोपीय रेसिंग परिस्थितियों के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए हैं और टायर्स यौगिक कंपाउंड्स और टायर और पैटर्न के भारी निवेश किया है, ठीक है। विशेष इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? बेहतरीन ग्रिप और कर्षण यानी ग्रिप एंड अट्रैक्शन, उच्च गति और कठोर परिस्थितियां, उत्कृष्ट टिकाऊपन, लगातार और विश्वसनीय प्रदर्शन, इसकी मुख्य विशेषताएं ये है। आगे बात करें इसका, इस पर आधारित एक प्रश्न हमने बनाया है। एमआरएफ टायर्स ने 2025 में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? यानी कौन है वो? इसका आंसर हो जाएगा एफ आई ए यूरोपीय रैली चैंपियनशिप, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। एमआरएफ टायर्स का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर भारत में किस शहर में स्थित है? इसका मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। नेक्स्ट इसके बाद एनटीपीसी नेट्रा और सीएसआईआर के वैज्ञानिकों को उनकी तकनीकी नवाचारों के लिए सम्मानित किया गया है। यानी कि एनटीपीसी है, एनटीपीसी, नेट्रा और सीएसआईआर, इनको क्या किया गया है? यानी कि तकनीकी नवाचारों के लिए इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका फर्स्ट टीबी कपूर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन अवार्ड 2025 हुआ है। ये 12 दिसंबर को आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, स्कोप कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन हुआ था। इसके संयोजक डीबी कपूर फाउंडेशन है, ठीक है। पुरस्कृत वैज्ञानिक कौन है इसमें? एंटोपोसिस, नेट्रा और सीएसआईआर, ठीक है। नेट्रा, सीएसआईआर, एंटोपोसिस इसके मुख्य पुरस्कृत वैज्ञानिक हैं। और इसका कारण क्या है इसके अवार्ड मिलने का? इसका कारण है ऊर्जा दक्षता और स्थिरता में स्थिरता से संबंधित स्वदेशी तकनीक समाधानों को सम्मानित करने के लिए आना गया है। और इसके अतिथि कौन है? प्रोफेसर अजय कुमार सूद, भारत सरकार के कौन है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन पे, पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्थाओं में से एक सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या है? सीएसआईआर, सीएसआई का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इसका होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। डीबी कपूर फाउंडेशन एनर्जी इनोवेशन
अवार्ड 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में स्थित स्कॉप कॉम्प्लेक्स में हुआ है? मैंने आपको बताया था स्कॉप कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली आंसर एफ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना गोवा में INAS 335 ओस्प्रे को कमीशन करने की तैयारी की गई है। यानी गोवा में क्या है? INAS 335 ओस्प्रे को कमीशन करने की तैयारी की गई है। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? INAS 335 ओस्प्रो कमीशन का समारोह हो रहा है और ये 17 दिसंबर को होगा। और इसमें स्थान कहाँ पर है? स्थान INS हंसा। INS हंसा कहाँ पर? गोवा में। यहाँ पे इसका आयोजन होगा। इसके मुख्य अतिथि या उपस्थिति किसकी होगी? नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी यहाँ पर होंगे। महत्व इसका क्या है? नौसेना उड्डयन यानी नेवल एविएशन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। इसके बारे में बात करें, यह दूसरा MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन है। ये दूसरा MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है जिसको कमीशन किया जा रहा है। इसकी क्षमताएं क्या हो सकती हैं? इसकी मल्टी रोल समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके मुख्य कार्य क्या है? इसके एंटी सबमरीन वारफेयर ASW यानी कि पनडुब्बी रोधी युद्ध, और दूसरा है सतह रोधी युद्ध या एंटी सरफेस वारफेयर एंड निगरानी सर्वेलेंस, और खोज के बचाव रिसर्च एंड रेस्क्यू SAR रिसर्च एंड रेस्क्यू। आधुनिकता आधुनिक अत्याधुनिक सेंसर हथियार और एवियोनिक्स से लैस हैं ये। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में, वहां पर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता और भारत के नौसेना आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत समग्र परिचालन तत्परता में सुधार करना है इसका काम है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के INAS 335 ऑस्प्रे स्क्वाड्रन को कमीशन किए जाने वाले हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? और इसका नाम है AS-64 अपाचे, MS-60R सीहॉक, चिनूक, ALH ध्रुव। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? बी। कौन सा? हमारा MS-60R सीहॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर का प्राथमिक मल्टी रोल समुद्री संचालन कार्य क्या नहीं है? इसका कार्य क्या नहीं है? इसका MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर का इसका काम है ASW एंटी सबमरीन वारफेयर, एक एंटी सरफेस वारफेयर। लॉन्ग रेंज ये नहीं है इसका। SAR यानी कि वो सर्च एंड रेस्क्यू ये भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ AI संचालित टूल का अनावरण किया है। ठीक है, कौन सा किया है? चलो इसके बारे में बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्य नडेला ने 12 दिसंबर 2025 को एक टूल लॉन्च किया है। कौन सा? महा क्राइम OS AI। ठीक है, इसको किसने बनाया है? इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा MAR-VFI की पहल के तहत इसको विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य क्या रहेगा? महाराष्ट्र पुलिस के कार्यों को आधुनिक और डिजिटल बनाने का इसका कार्य रहेगा। इसकी प्रमुख क्षमता क्या होगी? यहाँ पे अपराध की रोकथाम में सहायता करना है, आपराधिक जांच में तेजी करना है, और डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए गहन विश्लेषण प्रदान करना है। ठीक है, इसमें लाभ क्या होगा? पुलिस संचालन की दक्षता और सटीकता में सुधार लाना होगा इसका। क्वेश्चन इसके आधार पर है, महाराष्ट्र पुलिस के लिए AI संचालित टूल अनावरण किस प्रमुख तकनीकी CEO द्वारा किया गया है? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के लागू किया गया AI संचालित टूल कौन सा है? उसका कौन सा है? महाक्राइम OS AI। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, विकसित भारत शिक्षा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 यानी कि अभी संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को लागू किया पेश किया गया है। विकसित भारत शिक्षा अधिगम विधेयक यानी विकसित भारत शिक्षा अधिगम 2025 को संसद में पेश किया गया है। आयोजन इसका विकसित भारत शिक्षा अधिगम BVSA विधेयक 2025 को संसद में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें भारत की उच्च शिक्षा संचालन व्यवस्था को NEP के अनुरूप बदलने का प्रयास करना है। NEP मतलब क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी 2020
के अनुरूप इसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करें इसका नियामक ढांचा क्या है। यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटीई जैसी कई संस्थाओं की जगह एकीकृत करना है। और नियामक ढांचा क्या है, और केंद्रीय निकाय इसका मुख्य केंद्र 12 सदस्यीय शिखर बीबीएसए है। और इसका बात करें इसके बाद इसके समाधान, इसका उद्देश्य अवयव यानी वेस्ट, असंगत मानक और अनुपालन बोझ कंपाइलेशन बर्डन को हल करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। विकसित भारत शिक्षा अधिगम विधेयक 2025 किस प्रकार की नियामक संस्थाओं को मिलाकर एकीकृत का नियामक ढांचा प्रस्तावित किया है। केवल यूजीसी, यूजीसी एनसीईआरटी, एसीटी गलत, यूजीसी एनसीईआरटी एनटी एनसीटीई ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। इंग्लिश में लिख देता हूँ, यूजीसी एन ए आई सी टी ई। ठीक है, और क्या है, एन सी टी ई ये हैं। ठीक है, विकसित भारत शिक्षा अधिगम विधेयक में नियामक संस्था कौन सी है, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकसित भारत शिक्षा अधिगम विधेयक 2025 संसद में किस मौजूदा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संचालन व्यवस्था बदलने के लिए पेश किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका 2020। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई एशियाई बैंक एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण लोन को स्वीकृत किया है। यानी कि एडीबी ने 240 मिलियन डॉलर के लिए इसको एक्सेप्ट किया है देने के लिए, किसको, तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए। ठीक है, बैंक इसको किसने एक्सेप्ट किया है लोन के लिए, एडीबी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं इसको। इसने 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए इसने एग्री किया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार का समर्थन करके स्वच्छ और विश्वसनीय शहरी परिवहन को मजबूती देना है। ठीक है, ये 20 किलोमीटर कॉरिडोर के विकास करेगा। इसमें 18 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। मुख्य बात है, परियोजना का फोकस क्या है, इसमें समावेशी गतिशीलता यानी परियोजना समावेशी गतिशीलता, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना और संचालन की स्थिरता को जोर देती है। कम कार्बन लक्ष्य, ये चेन्नई में कम कार्बन विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है। इसकी स्टैटिक की बात करें, एडीबी एशियाई विकास बैंक हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस के अंदर। कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अब एडीबी काम क्या करता है, काम इसका एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने के और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए लोन और तकनीकी सहायता और अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बात करें, ये मैं आपको बताई दिया, 20 किलोमीटर कॉरिडोर बनेगा, 18 स्टेशन बनाए जाएंगे यहाँ पे चेन्नई के अंदर। क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए कितनी राशि का लोन स्वीकृत किया है। इसका आंसर हो जाएगा 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, चेन्नई मेट्रो विस्तार परियोजना का मुख्य फोकस क्या है, इसका मुख्य फोकस केवल चेन्नई में औद्योगिक गलियारों का विकास करना, केवल उपनगरीय रेलवे नेटवर्क का आधुनिक विकास करना, स्वच्छ और विश्वसनीय शहरी परिवहन तथा कम कार्बन विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई पावर इंडेक्स एशिया पावर इंडेक्स। अभी क्या है, एशिया पावर इंडेक्स आया 2025। ठीक है, बात करते हैं इसमें 2025 की भारत की स्थिति क्या है।
इसको एशियाई पावर इंडेक्स को जारी कौन करता है? एशियाई पावर इंडेक्स को जारी करता है लोबी इंस्टीट्यूट। कौन करता है? लोबी इंस्टीट्यूट। और 2025 का इंडेक्स आया है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। कौन सा? थर्ड स्थान मिला है भारत को एशिया पावर इंडेक्स में। इसका पावर स्कोर क्या रहा है इस बार? 40 रहा है। स्थिति इसमें क्या है? भारत केवल अमेरिका और चीन से पीछे है, यानी कि पहले अमेरिका है, फिर चाइना, और तीसरे नंबर हमारा भारत आ चुका है। ठीक है, भारत। भारत ऐतिहासिक उपलब्धि इसमें इस बार हुई है कि 40 पॉइंट मार्क को पहली बार इसने पार किया है। ठीक है, बात करें इसकी, भारत प्रगति की ओर है। भारत आधिकारिक रूप से एशिया में एक प्रमुख शक्ति, मेजर शक्ति यानी मेजर पावर की श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, इसका विकास का कारण क्या है? ये वृद्धि आर्थिक क्षमता और सैन्य शक्ति और भविष्य संसाधनों में बढ़ोतरी को दर्शाती है। इसके पॉजिटिव चेंज क्या है? इसके मजबूत विकास, बेहतर रक्षा तत्परता और अनुकूल जनसांख्यिकीय स्थिति द्वारा समर्थित है। ठीक है, इसके अन्य आयाम क्या है? संस्कृति प्रभाव में इतना बढ़ोतरी और सैन्य क्षमता में इतनी बड़ा है और आर्थिक प्रभाव में इतना बड़ा है। जैसे मैंने यहाँ देख सकते हो, ये कल्चरल में ये दिखाई दे रहा है, ये प्लस 2.8, और मिलिट्री में आपको दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक्स में ये इतनी वृद्धि हुई है। बाकी है ना, इधर थोड़ा देख सकते हैं आप इस ग्राफ में। अब बात करें यहाँ पे लोबी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इसे जारी करता है वो एशिया पावर इंडेक्स। लोबी इंस्टीट्यूट कहाँ का? एक ऑस्ट्रेलिया क्या है, थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक है। अब एपीआई का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? ये इंडेक्स 27 इंडो प्रशांत देशों के 8 आयामों को आकलन करता है, जिसमें इसमें क्या है? मुख्य सांस्कृतिक प्रभाव, सैन्य क्षमता और आर्थिक क्षमता और राजनयिक प्रभाव शामिल है। ठीक है, यानी 27 इंडो प्रशांत देश हैं, उनमें से 8 आयामों को आकलन करता है, तब इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। कौन करता है? लोबी इंस्टीट्यूट। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है। ठीक है जी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने दिखाया था ग्राफ में, यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स एपीआई 2025 में कुल मिलाकर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा हुआ है भारत को? थर्ड स्थान, थर्ड रैंक आई है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने पहली बार किस पावर स्कोर मार्क को पार किया है, जिसके कारण यह एक प्रमुख शक्ति की श्रेणी में शामिल हो गया? यानी कि मार्क पॉइंट मार्क कितना है? 40। ठीक है, ये पॉइंट मार्क को पार करने पर ही क्या होगा? इसको शामिल किया, इसकी वजह से ही शामिल हुआ पॉइंट मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक हमारा, एम्स दिल्ली ने उन्नत ब्रेन स्टेंट के लिए भारत के पहले विशेष क्लिनिकल ट्रायल को अंजाम दिया है। ठीक है, बात करते हैं ये एम्स दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने इसको ट्रायल किया है, और ट्रायल उन्नत ब्रेन स्टेंट के लिए भारत का पहले विशेष क्लिनिकल ट्रायल यानी ग्रास रूट ट्रायल को अंजाम दिया है। कौन सा ट्रायल है? ग्रास रूट ट्रायल। ठीक है, और ये भारत की मेडिकल रिसर्च में एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। अब ग्रास रूट ट्रायल की बात करते हैं। भारत का पहला समर्पित मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल है। भारत का पहला समर्पित कौन सा है? मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल। कौन सा? ग्रास रूट ट्रायल। फोकस इसका क्या है? स्ट्रोक और मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं से संबंधित जटिल न्यूरोवास्कुलर रोगों के उपचार के लिए उन्नत ब्रेन स्टेंट पर केंद्रित है। तकनीकी प्रगति क्या है? ये विशेष ट्रायल स्वदेशी और चिकित्सा उपकरण एंड मेडिकल डिवाइसेस के विकास और सत्यापन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब एम्स का बात करें, एम्स का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ब्रेन स्टेंट क्या होता है? इसका उपयोग होता है जटिल न्यूरोवास्कुलर रोगों जैसे कि धमनी विस्फार, स्ट्रोक आदि उपचार में रक्त वाहिकाओं को खोलने और स्थिर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला छोटा सा जाल ट्यूब होता है। ठीक है, ब्रेन स्टेंट। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? इसकी परिभाषा नए उपचारों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किए गए अनुसंधान अध्ययन होता है। ग्रास रूट के बारे में महत्व क्या है? भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत चिकित्सा उपकरणों के लिए समर्पित
मल्टी सेंटर ट्रायल किया जा रहा है जो देश की चिकित्सा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन इस पे है, एम्स दिल्ली द्वारा उन्नत ब्रेन स्टेंट के लिए अंजाम दिए गए भारत के पहले क्लिनिकल ट्रायल का नाम क्या है? इसका नाम है ग्रास रूट ट्रायल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत के पहले विशेष ब्रेन स्टेंट क्लिनिकल ट्रायल को किस प्रमुख संस्थान को अंजाम दिया गया है? किसने दिया है? एम्स दिल्ली ने। किसने? एम्स दिल्ली ने। इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा, आरबीआई ने नियामक संस्थाओं के लिए लेन देन के खातों पर संशोधित निर्देश जारी किए हैं। चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं। आरबीआई ने लेन देन खातों पर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, क्या इसमें विषय है? इसमें सीसी यानी कि कैश क्रेडिट है, नकद क्रेडिट है, करंट या चालू है, ओवरड्राफ्ट यानी कि खातों को रखरखाव अंतिम निर्देश दिए हैं। ये प्रभावी कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक सिद्धांत आधारित ढांचे के तहत मुख्य मुद्दे पेश करना। ठीक है, लागू संस्थाएं, ये नियम 7 प्रकार की विनियमित संस्थाओं पर लागू होते हैं जिनमें वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है। यह प्रमुख बदलाव यह है कि नकद क्रेडिट खातों को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। यानी एक प्रमुख बदलाव यह है कि नकद क्रेडिट, कैश क्रेडिट खातों को प्रतिबंधित से बाहर रखा गया है। इसका लाभ क्या है? इससे बैंकों की कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता के आधार पर क्रेडिट कैश क्रेडिट सुविधाओं को स्वतंत्र रूप से विस्तार करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, संवेदनशील सीमा क्या है? चालू ओवरड्राफ्ट खातों के लिए प्रतिबंध उन उधारकर्ताओं पर निर्भर करते हैं जिनमें 10 करोड़ या उससे अधिक। संवेदनशील के लिए कड़े नियम लागू होते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? दिशा निर्देश क्रेडिट अनुशासन को मजबूत करने, धन भटकाव को रोकने और बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता लाने में मदद करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा, आरबीआई आरबीआई द्वारा जारी किए गए लेन देन खातों पर संशोधित दिशा निर्देश किस तिथि से प्रभावी होंगे? ये होंगे 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आरबीआई के संशोधित दिशा निर्देश में किस प्रकार के खातों के लेन देन के खातों पर लागू प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है? किसको रखा गया है अभी बताया था मैंने? नकद क्रेडिट कार्ड, नकद क्रेडिट या कैश क्रेडिट, ये लिखा है। नकद क्रेडिट खातों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। ठीक है, आंसर सी इसका। ठीक है, आपका आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ विद स्टैटिक, जो भी इसके साथ में क्वेश्चन बना मैंने आपको कराया, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। और इस ऐसी क्लास हमारी रोज अपलोड की जाती है जिसमें करंट अफेयर्स के साथ में स्ट्रेटेजी को भी कराया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें और उनको भी बताएं कि ये करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी की पढ़ाई जाती है। इसमें आप विशेष जानकारी, विशेष तमाम टॉपिक को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन के तैयार होते हैं। और आगे हमसे जुड़ने के लिए फॉर पीडीएफ में क्लास नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है डी कॉन्सेप्ट क्लासेस, यहाँ पे बार कोड स्कैन कर सकते हो, यहाँ पे सर्च करके आप ऐड हो सकते हो। ये सोशल मीडिया पे हम फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ज्वाइन करने के लिए ब्लैक वाले बार कोड को यहाँ पे स्कैन करो, आप यूट्यूब पे ऐड हो जाओगे। इंस्टाग्राम पे ऐड होने के लिए यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को डेली अपडेट करके वहाँ पे इसके क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, धन्यवाद।